नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो इंडियन बजट जो है, भारत का जो बजट अभी पेश हुआ है उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हम इस लेक्चर में समाहित करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आरएस में इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो पिछली जो भर्ती हुई है उसमें कुल 8 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछे गए हैं, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ इंडियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इन्होंने 39 नंबर जो पूछा था वो क्वेश्चन था कि सकल राजकोषीय घाटे का सूत्र क्या होता है। तो एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, पब्लिक गुड निम्न में से कौन सी नहीं है। अगला क्वेश्चन मुद्रास्फीति से था कि मुद्रास्फीति आपको दी गई थी, जिसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति के बारे में आपको पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है। तो ये चयनात्मक साख का जो क्वेश्चन है ये भी एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से पूछा है, जिसमें औषधि क्षेत्र के बारे में आपको कथन दिए गए थे और इन कथनों में से आपको कौन सा कथन जो सही नहीं था वो आपको बताना था। तो औषधि क्षेत्र का ये एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। फिर अगला क्वेश्चन था कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक, वैसे तो करंट का भी है लेकिन ये इकोनॉमी में भी ये टॉपिक आरएस प्री में शामिल है। फिर पूछा था कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन जो बजट है उसको थोड़ा सा डीप में अब पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था कि राजकोषीय नीति के उपकरण कौन सा नहीं है। तो ये भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन था जो लगभग किताबों में मिल ही जाता है। जो आरबीआई की जो राजकोषीय नीति होती है आरबीआई की और इंडिया की जो नीति होती है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, ये आपको हर किसी की बुक में मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं। देखो कुल 8 क्वेश्चन इन्होंने पिछली बार पूछे हैं 2023 में। वैसे 2013 से 2023 तक देखें तो हम ये पाएंगे कि 12 से और 8 तक क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 की। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने 7वीं बार इस बजट पेश किया है लगातार, और लगातार बजट पेश इन्होंने 7वीं बार किया है। सबसे लंबा बजट भाषण इनका 1 फरवरी 2020 का था, जो कि 2 घंटे 40 मिनट का था। शब्दों के हिसाब से अगर देखें तो सबसे लंबा बजट मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 में 18,700 शब्दों का बजट पेश किया गया था, और शब्दों के हिसाब से सबसे छोटा जो बजट है वो 800 शब्दों का 1977 में हीरू भाई पटेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बजट अनुमान 2024-25 को हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें भाग ए और भाग बी हम पढ़ेंगे। भाग ए में हम देखते हैं कि 2024-25 में प्रस्तावित जो व्यय हैं, सरकार जो व्यय करेगी प्रस्तावित 2024-25 में, इस वित्तीय वर्ष में कितना सरकार व्यय करेगी। तो 48,20,512 करोड़ का व्यय सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो कितनी राशि है, 48,20,512 करोड़ रुपए सरकार व्यय करेगी। कितना व्यय करेगी, 48,20,512 करोड़ रुपए व्यय करेगी। अब ये जो प्रस्तावित व्यय है इनको हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में बांटते हैं। तो राजस्व व्यय होगा सरकार का 37,09,401 करोड़ रुपए, जबकि पूंजीगत व्यय होगा 11,11,111 करोड़। राजस्व व्यय कितना है, 37
1,09,401 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय है 11,11,111 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय में इन्होंने अब की बार पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी की है, तो 16.9% की वृद्धि इस बार की गई है। पिछले बजट की तुलना में इस बार का जो बजट है उसमें पूंजीगत व्यय में 16.9% की वृद्धि की गई है। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना होगा, तो प्रभावी पूंजीगत व्यय 15,01,889 करोड़ 15,01,889 करोड़ रुपए, जो कि वृद्धि कितनी दर्शाता है, पिछले बजट की तुलना में 18.2% की वृद्धि बताता है। यानी पूंजीगत व्यय में, प्रभावी पूंजीगत व्यय में 18.2% की वृद्धि की गई है, जबकि पूंजीगत व्यय में 16.9% की वृद्धि की गई है। तो ये जो डाटा हैं ये आपको याद रखने हैं। 2024-25 में राज्यों को हस्तांतरित राशि, यानी केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को कितना राशि हस्तांतरित करेगी, तो 22,91,182 करोड़ 22,91,182 करोड़ राशि केंद्र के द्वारा राज्यों को हस्तांतरित की जाएगी। 2024-25 में ऋण को छोड़कर, ऋण कितना है, 16,13,312 करोड़ रुपए को छोड़कर कुल प्राप्तियां जो सरकार की होंगी वो 32,07,200 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियां सरकार को 2024-25 में ऋण को छोड़कर होंगी। तो ऋण सरकार कितना लेगी, 16,13,312 करोड़ रुपए, और कुल प्राप्तियां ऋण को छोड़कर कितनी है, 32,07,200 करोड़ रुपए की राजस्व कुल प्राप्तियां सरकार को होंगी। राजस्व घाटा सरकार को अनुमानित कितना है, 5,80,201 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है, जो कि जीडीपी का 1.8% है। जीडीपी का कितना है, 1.8% है। प्रभावी राजस्व घाटा, ये जो राजस्व घाटा है प्रभावी, ये पूंजीगत व्यय के बाद निकाला गया है, जो कि जीडीपी का 0.6% है। प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत व्यय के पश्चात कितना होगा, 0.6% ऑफ द जीडीपी। राजकोषीय घाटा कितना होगा सरकार का, 16,13,312 करोड़, जो कि हमने देखा था कि ऋण भी कितना था सरकार का, 16,13,312 करोड़, जो कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है, 4.9% रहेगा। अब सरकार ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो ये जो लक्ष्य हैं, इन लक्ष्य में सरकार का जो घाटा है उसको 4.5% से नीचे लाने का सरकार का लक्ष्य है। कितना, 4.5% से नीचे लाने का सरकार का लक्ष्य है। मुद्रास्फीति को सरकार को कम करना है, स्थायी रखना है, और 4% तक इसको रखने का लक्ष्य है। वैसे मौद्रिक नीति में देखें तो सरकार का हमेशा लक्ष्य 4+-2 रहता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। RS 2023 में भी मौद्रिक नीति का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर 4+-2 था। और आगामी जो सरकार के जो बजट होंगे उनमें भी यही लक्ष्य सरकार का रखने का लक्ष्य रखा है। कोर मुद्रास्फीति 3.1% पर रखने का सरकार का लक्ष्य है, और कोर मुद्रास्फीति में गैर खाद्य और गैर ईंधन वस्तुएं शामिल होती हैं। तो कोर मुद्रास्फीति 3.1% रखने का लक्ष्य है, मुद्रास्फीति 4% और घाटा 4.5% से नीचे लाने का सरकार का लक्ष्य है। अब इस बजट का मुख्य विषय क्या था ये देख लेते हैं। बजट का मुख्य विषय रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग रहा है। यानी इस पर सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 4.1 करोड़ युवाओं को 5 वर्ष में रोजगार कौशल प्रदान किया जाए।
यानी उन्हें रोजगार कौशल के लिए योग्य बनाया जाए। कितने? 4.1 करोड़ युवाओं को। और अन्य अवसरों के लिए सरकार 2 लाख करोड़ रुपए व्यय करेगी। प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं और पहलें, ये इम्पोर्टेंट है अब की बार के बजट में, प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं और पहलें। तो प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं और पहलें कौन सी हैं? योजना ए में पहली बार रोजगार पाने वालों की सरकार योजना ए के तहत 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक का 1 माह का वेतन सरकार 3 किस्तों में रोजगार पाने वाले को देगी। कितना? 15,000 रुपये। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में, और 1 माह का वेतन मैक्सिमम होगा ये। इससे 210 लाख युवा लाभान्वित होंगे। कितने युवा लाभान्वित होंगे? 210। योजना बी विनिर्माण में रोजगार सृजन। तो विनिर्माण में रोजगार सृजन के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी, जो कि नौकरी के प्रथम 4 वर्ष में दोनों के ईपीएफओ पर निर्भर करता है। यानी नौकरी के प्रथम 4 वर्ष में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के द्वारा ईपीएफओ में कितना योगदान दिया गया है, इस पर प्रोत्साहन राशि निर्भर करेगी, जो कि सरकार के द्वारा दी जाएगी। अगला है इसमें नियोक्ता को सहायता। योजना सी में नियोक्ता को केंद्र सरकार क्या सहायता देगी? तो इसमें नियोक्ता को ईपीएफओ अंशदान हेतु 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह प्रति कर्मचारी दिया जाएगा। ईपीएफओ में अंशदान से देगी सरकार कितना? 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह प्रति कर्मचारी सरकार के द्वारा ईपीएफओ में योगदान दिया जाएगा। यानी जितना कंपनी ईपीएफओ में देती है उसका 3,000 केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगला है कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 1,000 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। तो कितनी आईटीआई? 1,000 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। फिर है शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप। तो शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के तहत 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी, और 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता भी इनको मिलेगा, और एक मुश्त इनको 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। जो 5 योजनाएं थीं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनको आपको याद करना है। अगला है विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं। केंद्र सरकार ने 9 बजट प्राथमिकताएं विकसित भारत हेतु निर्धारित की हैं। तो ये हैं, पहला है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। दूसरा है रोजगार कौशल और प्रशिक्षण। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। पांचवा है विनिर्माण और सेवाएं। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा है शहरी विकास। छठा है ऊर्जा सुरक्षा। सातवां है अवसंरचना। नौवां है नवाचार। आठवां है नवाचार अनुसंधान और विकास, और नौवां है अगली पीढ़ी के सुधार। तो पहला कौन सा आपके कृषि और उत्पादकता व कृषि में उत्पादकता व अनुकूलनीयता। दूसरा है रोजगार व कौशल प्रशिक्षण। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन और विकास व सामाजिक न्याय। तीसरा। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा है शहरी विकास। छठा है ऊर्जा सुरक्षा। सातवां है अवसंरचना। आठवां है नवाचार और रिसर्च डेवलपमेंट, और नौवां है अगली पीढ़ी के सुधार। अब हम पहला देख लेते हैं। पहली प्राथमिकता जो सरकार की है वो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, यानी किसानों पे सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, इसके तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों हेतु 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ इस बजट में आवंटित होंगे। संबद्ध क्षेत्र जिसमें मत्स्य क्षेत्र है, वानिकी है, पशुधन है, ये संबद्ध क्षेत्र में आते हैं। तो कृषि का ही एक सेक्टर होता है। तो कृषि को 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित
किए गए हैं। नई किस्मों के लिए, जिसमें 32 कृषि और बागवानी फसलों की कुल 109 किस्में जारी की जाएंगी, ताकि किसानों को अच्छी अच्छी किस्में और अधिक उत्पादन वाली फसलें मिल सकें। तो 32 कृषि फसलों और बागवानी फसलों की 109 किस्में जारी की जाएंगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धति हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी जो नेचुरल फार्मिंग है इसके लिए 1 करोड़ किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी उनको प्राकृतिक कृषि करने के लिए जागृत किया जाएगा। 10,000 जैव आधान संसाधन केंद्र भी स्थापित सरकार के द्वारा किए जाएंगे। कितने? 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र। 3 वर्ष में किसानों को व उनकी ज़मीन को शामिल कर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू की जाएगी, जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग जैसी यूनिट, कोल्ड स्टोरेज आदि स्थापित किए जाएंगे। तो 3 वर्ष में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू की जाएगी। झींगा ब्रूड स्टॉक हेतु न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्र का नेटवर्क स्थापना हेतु सरकार वित्तीय सहायता देगी। जो झींगा मछली उत्पादन है उनके लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्र का नेटवर्क एक स्थापित करेगी सरकार, और इसके लिए वित्तीय सहायता भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। वर्ष 2022-23 में समुद्री खाद्य निर्यात देश का 8.09 बिलियन US डॉलर रहा। समुद्री खाद्य निर्यात वर्ष 2023 में 22-23 में कितना रहा? 8.09 बिलियन US डॉलर, जिसमें झींगा का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा रहा है, 5.6 बिलियन US डॉलर। अब सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने राष्ट्रीय सहयोग नीति की घोषणा की है। किसकी? राष्ट्रीय सहयोग नीति की घोषणा सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए की है। रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के लिए जो दूसरी प्राथमिकता है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, जो कि युवाओं से संबंधित प्राथमिकता है। इसमें PM पैकेज के तहत रोजगार संबंध प्रोत्साहन हेतु 3 योजनाएं लागू होंगी। जो हम ऊपर देख चुके हैं वही योजनाएं हैं, जिसमें 3 योजनाएं जो है वो रोजगार संबंध प्रोत्साहन हेतु हैं। योजना क जो है वो है पहली बार रोजगार पाने वाले, योजना ख जो है विनिर्माण में रोजगार सृजन, और योजना C जो है वो नियोक्ता को सहायता। पहली बार रोजगार पाने वाले हमने देखा 210 लाख युवाओं को फायदा होगा, विनिर्माण में रोजगार और नियोक्ता को EPFO में सहायता। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर देख ली हैं। जो PM की 5 प्राथमिकताएं थी उसमें ये रोजगार से संबंध, उसमें 3 किससे संबंधित हैं? रोजगार संबंध प्रोत्साहन से हैं। अब कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी सरकार के द्वारा बढ़ाई जाएगी। तो कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु औद्योगिक क्षेत्र के सहयोग से महिला छात्रावासों का निर्माण होगा, क्रेच की स्थापना होगी जहां महिलाओं के बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, और महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा लाए जाएंगे। महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें ये जो तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंटों में औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मॉडल कौशल ऋण योजना, मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत 7.5 लाख तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। घरेलू संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख का ऋण सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी भारत की जो घरेलू संस्थाएं हैं उसमें हायर एजुकेशन के लिए युवाओं को 10 लाख तक का ऋण सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तीसरी प्राथमिकता है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इसमें पहली योजना जो है वो है पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना सरकार के द्वारा लाई जाएगी, जिसमें 5 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।
अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। कौन से कॉरिडोर? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ गया में औद्योगिक केंद्र स्थापित होगा। 21,400 करोड़ की विद्युत परियोजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाएंगी, जिसमें बिहार के पीरपेती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित होगा। बिहार के पीरपेती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता आंध्र प्रदेश को प्रदान की जाएगी। विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गलियारे के तहत कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत और वाक्कल क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र हेतु बजट दिया जाएगा। तो 3 औद्योगिक केंद्र इन गलियारों के तहत, पहला गया में, दूसरा कोपार्थी क्षेत्र और तीसरा है और वाक्कल क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। अब है पीएम जनजाति उन्नयन ग्राम अभियान। पीएम जनजाति उन्नयन ग्राम अभियान के तहत जनजाति बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवार के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु ये अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान के तहत 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजाति लोग जो हैं वो लाभान्वित होंगे। तो पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजाति लोग जो हैं वो लाभान्वित होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी। कितनी शाखाएं? 100 इंडिया पोस्ट पेमेंट की शाखाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली जाएंगी। अब है चौथी जो प्राथमिकता है वो है विनिर्माण और सेवाएं। विनिर्माण और सेवाओं में एमएसएमई पे सरकार का काफ़ी फोकस रहा है। तो विनिर्माण में एमएसएमई हेतु ऋण गारंटी योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और ये जो ऋण गारंटी होगी ये बिना किसी गारंटी के आवधिक ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी, जो कि मशीन और उपकरण खरीदने हेतु होगी। बिना गारंटी के आवधिक ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी, जो कि मशीन और उपकरण खरीदने हेतु होगी। प्रत्येक आवेदक को वित्त प्रदान करने के लिए 100 करोड़ तक की गारंटी कवर हेतु स्व वित्त गारंटी निधि का सरकार निर्माण करेगी। स्व वित्त गारंटी निधि का निर्माण सरकार करेगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए की राशि होगी। संकट की अवधि में एमएसएमई को बैंक ऋण जारी करने की नई व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। यानी संकट की स्थिति में एमएसएमई को बैंक ऋण के लिए मना नहीं करेगा, ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। मुद्रा लोन योजना जो सरकार के द्वारा शुरू की गई थी पहले, उसमें तरुण क्षेत्र की जो पहले सीमा थी 10 लाख, उसको बढ़ाकर अब 20 लाख किया गया है। लेकिन यह सुविधा केवल उन्हीं ऋण धारकों को मिलेगी जिन्होंने पहले जो ऋण लिया है वो चुका चुके हैं। तो तरुण क्षेत्र में अब सीमा कितनी हो गई? 20 लाख, जो कि मुद्रा योजना के तहत है। अब एमएसएमई क्षेत्र हेतु ही 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयाँ स्थापित होंगी। कितनी इकाइयाँ? 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयों हेतु सरकार वित्त प्रदान करेगी। तो ये कितनी इकाइयाँ होंगी? 50 इकाइयाँ होंगी। ई कॉमर्स निर्यात केंद्र पीपीपी मोड पर एमएसएमई के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने हेतु सरकार ई कॉमर्स निर्यात केंद्र पीपीपी मोड पर स्थापित करेगी। राज्यों को निजी भागीदारी से 100 शहरों व आसपास निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का विकास सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्यों की और निजी भागीदारी से कितने शहर? 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक विकास हेतु सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी, ताकि औद्योगिक क्षेत्र और उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर औद्योगिक विकास हो सके। इसके लिए 100 शहरों में पीपीपी मोड पर
प्लग एंड प्ले की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत कितने औद्योगिक पार्क? 12 औद्योगिक पार्क मंजूर किए गए हैं। अगली जो प्राथमिकता है वो है शहरी विकास। तो शहरी विकास में 30 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले 40 शहरों हेतु आवागमन उन्मुख विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी। कितनी जनसंख्या? 30 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या। कितने शहर? तो 40 शहर। इसमें आवागमन उन्मुख विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी। फिर पीएम आवास योजना शहरी 2.0। शहरी आवास योजना 2.0 के तहत आगामी 5 वर्ष में 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 2.2 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा सहायता और कुल 10 लाख करोड़ का निवेश इस योजना हेतु किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार खुद की तरफ से 2.2 लाख करोड़ रुपए और बाकी जो राशि है उसका निवेश के माध्यम से इसमें खर्च करेगी। 5 वर्ष में चुनिंदा शहरों में प्रति वर्ष 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब का विकास सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब का विकास सरकार के द्वारा किया जाएगा। छठी जो प्राथमिकता है वो है ऊर्जा सुरक्षा। तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करेगी। क्या स्थापित करेगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और सरकारी निजी भागीदारी से भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना करेगी। सरकारी निजी भागीदारी से भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना सरकार करेगी। एडवांस अल्ट्रा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र एनटीपीसी और भेल के संयुक्त उपक्रम स्थापित होंगे। तो एडवांस सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा कितने मेगावाट? 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र एनटीपीसी और भेल के संयुक्त उपक्रम स्थापित होंगे। हार्ड टू एबेट उद्योग को परफॉर्म, अचीव और ट्रेड पद्धति से इंडिया कार्बन मार्केट में परिवर्तित करने हेतु नियम बनाए जाएंगे। हार्ड टू एबेट उद्योग को परफॉर्म, अचीव और ट्रेड पद्धति से इंडिया कार्बन मार्केट में परिवर्तित करने हेतु विनियम सरकार बनाएगी। अब 60 क्लस्टर सरकार के द्वारा जो तांबा और सिरेमिक क्लस्टर होंगे, ऐसे 60 क्लस्टरों में ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी। कितने क्लस्टर? 60 क्लस्टर। इसमें ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। 7वां प्राथमिकता है अवसंरचना। तो अवसंरचना हेतु हमने देखा कि सरकार 11,11,111 करोड़ का पूंजीगत व्यय करेगी, जो कि जीडीपी का 3.4% है, और आगामी 5 वर्ष में अवसंरचना हेतु 11,11,111 करोड़ का व्यय सरकार करेगी। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ की ब्याज रहित दीर्घ अवधि ऋण का प्रावधान सरकार ने किया है। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ की ब्याज रहित दीर्घ अवधि ऋण, यानी राज्यों को इतना ऋण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण, जिसमें 25,000 गाँवों तक सड़क की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी। 25,000 गाँवों तक सड़क की सुविधा होगी। बिहार में कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक व अन्य योजनाओं हेतु 11,500 करोड़ रुपए। कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक योजना हेतु कितनी राशि है? 11,500 करोड़ रुपए की राशि है। गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर गलियारा स्थापित किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि गलियारा स्थापित किया जाएगा। राजगीर हेतु समग्र विकास पहल सरकार के द्वारा की जाएगी। तो
गया में विष्णु पद मंदिर और महाबोधि मंदिर गलियारा, और राजगीर का समग्र विकास सरकार के द्वारा किया जाएगा। 8वीं प्राथमिकता है वह नवाचार और रिसर्च डेवलपमेंट। रिसर्च डेवलपमेंट हेतु अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना सरकार करेगी। तो कौन सा फंड होगा? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु 1 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता का पूल बनाया जाएगा। निजी क्षेत्र के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु वाणिज्यिक स्तर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु 1 लाख करोड़ का वित्तीय पूल सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। आगामी 10 वर्षों में अंतरिक्ष व्यवस्था को 5 गुना अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना करने हेतु 1000 करोड़ का उद्यम पूंजी निधि सरकार के द्वारा लाई जाएगी। अगली प्राथमिकता है 9वीं, अगली पीढ़ी के सुधार। तो इसमें ग्रामीण भूखंडों हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन यानी यूएल पिन व मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। यानी ग्रामीण जो भूखंड हैं उनको यूनिक नंबर दिया जाएगा, जिनको यूएल पिन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन और उनका मानचित्रीकरण व डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। भू रजिस्ट्री की स्थापना होगी और भू रजिस्ट्री को कृषक रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। शहरी क्षेत्र के भू अभिलेखों की जीआईएस मैपिंग की जाएगी। जीआईएस मैपिंग के साथ अंगीकृत किया जाएगा। यानी शहरी क्षेत्र के भू अभिलेख हैं उनकी वो जीआईएस मैपिंग के साथ अंगीकृत यूनिफाइड किया जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन के हेतु ई ग्राम पोर्टल व अन्य पोर्टल का एकीकरण किया जाएगा, ताकि सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान एक ही जगह हो जाए। तो ई श्रम पोर्टल और अन्य पोर्टल हैं उनका एकीकरण सरकार के द्वारा किया जाएगा। जलवायु अनुकूल व उपशमन हेतु जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी विकसित की जाएगी। यानी जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रभाव होते हैं उन प्रभावों को कम करने के लिए जलवायु अनुकूलन और उपशमन हेतु जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। एनपीएस वात्सल्य योजना, इसके तहत नाबालिगों हेतु माता पिता और अभिभावकों के योगदान हेतु ये एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। अब हम देखते हैं खंड ब जो है, खंड ब में जीएसटी और कर प्रस्ताव। इसमें देखो सबसे पहले हम देखेंगे सीमा शुल्क। सीमा शुल्क में सरकार ने क्या परिवर्तन किए हैं? तो मोबाइल चार्जर और प्रिंटेड मोबाइल सर्किट असेंबली की सीमा शुल्क सरकार ने 15% निर्धारित की है। 15% निर्धारित की है। मोबाइल चार्जर मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का जो सामान होगा इसके लिए सीमा शुल्क अब कितना होगा? 15%। लोहा, निकिल, ब्लिस्टर तांबा, लोहा स्क्रैप, निकिल कैथोड पर सीमा शुल्क अब खत्म कर दिया है। अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क जो पहले 7.5% लगता था अब ये 10% लगेगा। अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क कितना है? अब 10%। पीवीसी फ्लेक्स बैनर पर पहले सीमा शुल्क 10% था जो अब कितना हो गया है? 25%। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क खत्म कर दिया है। सोलर सेल और पैनल विनिर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है। ब्रूड स्टॉक, पॉलीकीटस, वार्म, श्रिम्प, फिश फीड पर सीमा शुल्क 5% है। कितना है? 5%। वित्तीय भुगतानों पर टीडीएस जो पहले 5% लगता था अब इसको 2% किया गया है। म्यूचुअल फंड और यूटीआई द्वारा जो यूनिटें पुनः खरीद फरोख्त की जाती थी उन पर 20% टीडीएस पहले लगता था, उसको समाप्त कर दिया। यानी म्यूचुअल फंड और यूटीआई की जो यूनिट ट्रांसफ़र होती थी उस पर पहले 20% टैक्स लगता था, टीडीएस लगता था, जो कि अब समाप्त कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब 12.5% की दर से अब टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर।
यानी लंबी अवधि का जो लाभ है उस पर पहले 10% लगता था टैक्स, अब कितना लगेगा 12.5%। परिसंपत्तियों और कैपिटल गेन छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई है। यानी पहले ये 1 लाख पर कैपिटल गेन लगता था, अब 1.25 लाख के बाद इस पर 12.5% की दर से टैक्स लगेगा। तो कैपिटल गेन की छूट सीमा जो है वो 1.25 लाख हो गई है। अब प्रत्यक्ष कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर संबंधी अपीलों का दायरा, यानी इनसे संबंधित अगर कोई विवाद है तो अपील कहाँ की जा सकती है। 60 लाख तक का मामला तो है तो उसके लिए टैक्स अधिकरण यानी टैक्स ट्राइब्यूनल में अपील की जा सकती है। 2 करोड़ तक का मामला है तो हाई कोर्ट में, और 5 करोड़ तक का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने हेतु सभी निवेशकों को एंजल टैक्स समाप्त कर दिया है। एंजल टैक्स क्या होता था? एंजल टैक्स विदेशों से जो फंड प्राप्त होता था नए निवेशकों को, तो उस पर पहले टैक्स लगता था, जिसको अब समाप्त कर दिया है ताकि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विदेशी शिपिंग कंपनियों हेतु कर व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा। क्रूज पर्यटन हेतु जो विदेशी शिपिंग कंपनियां थी, उन कंपनियों पर जो पहले टैक्स लगता था उस टैक्स का सरलीकरण सरकार करेगी ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। अपरिष्कृत हीरा बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों हेतु सेफ हार्बर दरों का प्रावधान किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स जो पहले 40% लगता था अब 35% लगेगा। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स अब कितना है? 35%। एनपीएस में नियोक्ताओं का योगदान जो पहले 10% था वो अब 14% होगा। नियोक्ता यानी जो कंपनियां योगदान करती थी एनपीएस में, उसका योगदान अब 14% होगा। आयकर, व्यक्तिगत आयकर की जो नई स्लैब हैं उसमें 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक अगर इनकम है तो 15%, 12 से 15 लाख इनकम है तो 20% टैक्स, और 15 लाख से अधिक अगर इनकम है तो 30% टैक्स अब लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 होता था अब इसको 75,000 किया है। यानी इतनी छूट टैक्स से पहले सरकार इनकम पे दे देगी। तो पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, अब कितना होगा? 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। पारिवारिक पेंशन कटौती जो पहले 15,000 होती थी अब 25,000 होगी। न्यू टैक्स स्लैब से कर्मचारियों को कितनी बचत होगी? तो प्रत्येक कर्मचारी को 17,500 की बचत अब होगी। तो ये हमने देखा कि केंद्रीय बजट में मुख्य जो चीज़ें हैं वो क्या थी। अब इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और कोई भी जो सेक्शन आप पढ़ें उससे पहले पिछली परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं उनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम लिंक आपको शेयर किया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।